हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री लेसन 11 में स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सुदूर प्रदेशों से संपर्क। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, देन हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस चैप्टर का नाम है सुदूर प्रदेशों से संपर्क। तो इसमें इस चैप्टर में दिया गया है विदेशियों के बारे में, मतलब भारत का विदेशियों से संपर्क कैसे हुआ, सुदूर प्रदेशों के साथ यानी कि दूर के प्रदेशों के साथ संपर्क कैसे हुआ। तो यही चीज़ इस चैप्टर में दिया गया है। हमने यहाँ पे जिस सेंटेंस को अंडरलाइन किया है वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए इसको आपको याद रखना है। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धद्र का सेनापति था। मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया, यानी कि मौर्य साम्राज्य जब खत्म हो गया, तो उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। और शुंग वंश का पहला शासक था, यानी कि शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धद्र के सेनापति थे। पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। उसका राज्य अधिक दिनों तक बना नहीं रह सका, क्योंकि भारत की सीमा के बाहर से विदेशी सेनाओं के आक्रमण इस काल में होने लगे और कुछ समय बाद इन्हीं विदेशी विजेताओं ने अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली। पुष्यमित्र शुंग का शासन जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि भारत के सीमा के बाहर विदेशी सेनाओं का आक्रमण होने लगा और विदेशियों ने ही भारत पर शासन करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे जब विदेशी आक्रमण करने लगे तो उन्होंने अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली भारत में। इन्होंने भारत में अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। विदेशियों के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन्होंने भारत में अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति में लीन हो गए। इनमें कुछ प्रमुख वंश इस प्रकार हैं। अब यहाँ पे हम आगे विदेशियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया की यूनानी शासक के बारे में। तो ये इतिहास में इंडो ग्रीक के नाम से विख्यात हैं। बैक्टीरिया के यूनानी शासक को इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध यूनानी यानी कि यवन शासक मिनांडर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्ह में मिनांडर का बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद है, यानी कि बौद्ध ग्रंथ का एक बुक है मिलिंदपन्ह, उसमें मिनांडर और नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद बातचीत का भाग वहाँ पे उस बुक में है। नागसेन के संपर्क में आने के बाद मिनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। जब नागसेन और मिनांडर एक दूसरे के संपर्क में आए तो मिनांडर ने, जो कि यूनानी शासक था, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इसकी राजधानी साकल, वर्तमान सियालकोट, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यूनानी संपर्क का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भारत में चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिष विद्या एवं सिक्के बनाने की कला में परिवर्तन आए, जबकि धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में इस नए शासकों पर भारत का प्रभाव पड़ा। तो यूनानी शासक के बारे में था कि जब भारत यूनानी के संपर्क में आया तो चिकित्सा और कला के क्षेत्र में बहुत बदलाव आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिष विद्या एवं सिक्के बनाने की कला में परिवर्तन आए। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में इन शासकों, इन विदेशियों पर प्रभाव पड़ा। भारत का प्रभाव धर्म और दर्शन के क्षेत्र में इन विदेशियों पर पड़ा। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जब यूनानी के संपर्क में भारत आया तो उनका एक दूसरे पे प्रभाव पड़ा। अब हम शक के बारे में पढ़ेंगे। यवन शासकों के पतन के बाद सीथियन या शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। ठीक है, यूनानी शासक के बाद कौन आ गया? शक, जिसको सीथियन भी बोला जाता है। यह मूलतः मध्य एशिया के निवासी, मगर कुछ समय तक इन्होंने उत्तरी भारत के भागों पर शासन किया। ये क्षत्रप कहलाते थे। शक जो है क्षत्रप कहलाते थे। ये कई शाखाओं में विभक्त थे। इनमें एक महत्वपूर्ण शाखा उज्जैन के क्षत्रपों की थी। रुद्रमन महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध राजा था। उसके जूनागढ़ अभिलेख से दक्षिण भारत के सातवाहन एवं कुषाणों के साथ उनके संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि रुद्रमन का एक अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। तो उस अभिलेख से हमें दक्षिण भारत के सातवाहन एवं कुषाणों के साथ
मतलब उन दोनों के बीच क्या संघर्ष हुआ उसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में भी दिया गया था, किस तरह से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया गया, किसने किया, ये सारा चीज़ जो है जूनागढ़ अभिलेख में दिया गया है। अब कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला में कुषाणों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। कुषाण युजी कबीला की एक शाखा थे। भारत में इस वंश का प्रथम शासक कुजुल कडफिसस हुआ। कुषाण वंश का प्रथम शासक था कुजुल कडफिसस। उसने काबुल और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की। इस वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था, यानी कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क। उसके समय में कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि के प्रदेश सम्मिलित थे। तो यहाँ पे जो मानचित्र दिया गया है ये कनिष्क के समय का भारत का मानचित्र है। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर ले आया था। भारत के बाहर भी कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से कई सैनिक अभियान किए और विशाल भूभाग को अपने राज्य में मिलाया। इसने चीन के साथ भी युद्ध किया, जहां एक बार पराजित होने के बाद दूसरी बार वह विजयी हुआ। कनिष्क ने चीन के साथ भी युद्ध किया और जब वो एक बार हार गया तो दूसरी बार वह विजयी हुआ यानी कि जीता। मौर्य साम्राज्य के बाद उसने भारत में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य का पतन होने के बाद कनिष्क ही एक ऐसा सम्राट था जिसने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। रेशम मार्ग, जहां से रोम एवं चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था, पर कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण था। इस व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण के कारण भारत का व्यावसायिक संपर्क पश्चिम एशिया एवं यूरोप के देशों के साथ हुआ। कनिष्क की राजधानी में बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। अश्वघोष के अलावे पार्स, वसुमित्र, नागार्जुन आदि उसके राजसभा के रत्न थे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कुषाण वंश के बारे में, जिसमें कनिष्क के बारे में दिया हुआ था। और अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का विस्तार। बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। धर्म के क्षेत्र में मौर्योत्तर काल की मुख्य विशेषता थी ब्राह्मण या वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना तथा बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय और विकास। यानी कि मौर्योत्तर काल की मुख्य विशेषता ब्राह्मण या वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना, यानी कि वैदिक धर्म की फिर से स्थापना की गई, और बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय और विकास। ये सब हुआ कब? मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्य काल का पतन होने के बाद। तो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, एक है हीनयान और एक है महायान। तो मौर्य काल के बाद महायान शाखा का उदय हुआ और उसका विकास भी हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे यज्ञ और बलि की प्रथा का विकास हुआ। इसके साथ ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की धारणा भी, यहाँ धारणा होगा, ठीक है, महेश की धारणा भी बलवती हुई। कई विदेशियों ने भी इस धर्म को अपना लिया। फिर भी भारत में आने वाले इस समय के लगभग सभी विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को ही प्रश्रय दिया। हिंदू यूनानी यानी कि यवन शासकों ने अपने सिक्कों पर बौद्ध चिन्ह अंकित किए गए और कुषाणों ने बौद्ध विहारों को बहुत अधिक दान दिए। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था, अतः उसने इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। आर्य सुदूर क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजे गए। कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपना लिया और उसने क्या किया, फिर उसने बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। आर्य यानी कि भारत के दूर दूर के क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार होने लगा। देश के भीतर बौद्ध धर्म को धनी व्यापारियों द्वारा भी प्रश्रय मिला, यानी कि देश में जो है धनी व्यापारी भी बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। इस काल के अनेक बौद्ध विहार व्यापारियों के अनुदान से बनाए गए। मौर्योत्तर काल में यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद व्यापारियों के अनुदान से, उनके द्वारा किए गए दान से बहुत सारे बौद्ध विहार का निर्माण हुआ। देश के अधिकांश विहार व्यापारिक मार्गों या पश्चिमी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित था। व्यापार के माध्यम से बौद्ध धर्म पश्चिमी एवं मध्य एशिया भी पहुंचा। व्यापार के ही क्रम में अनेक भारतीय व्यापारियों ने कासगढ़, खेतान, चारकंद, तुर्फान, मीरन आदि स्थानों पर व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की।
व्यापारियों के साथ बौद्ध धर्म के प्रचारक भी इन स्थानों पर गए। मध्य एशिया के निवासियों ने धर्म प्रचारकों के संपर्क से बौद्ध मत ग्रहण किया और बौद्ध मठों की स्थापना की। तो विदेशियों ने बौद्ध धर्म के प्रचारक से संपर्क करने के बाद बौद्ध मत ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध मठों की स्थापना भी की। इन मठों में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। विदेशी संपर्क ने नए विचारों के विकास में भी सहायता की। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही उनकी शिक्षाओं के संबंध में वाद विवाद प्रारंभ हो गया था। फलस्वरूप बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान शाखा के अनुयायी महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा में विश्वास करते थे। महायान मत के मानने वाले लोगों ने बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया। इसके अनुसार बुद्ध को एक धार्मिक उपदेशक के रूप में न देखकर भगवान के रूप में देखा जाने लगा। बाद में उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार महायान बौद्ध धर्म में भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ। यानी कि हीनयान जो है वो सिर्फ उन्हीं आदर्शों को मानते थे जो महात्मा बुद्ध ने बताया था। हीनयान को मानने वाले अनुयायी सिर्फ भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को ही मानते थे, उसी पे विश्वास करते थे। लेकिन महायान मत को मानने वाले लोगों ने उनका मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे है कला एवं स्थापत्य के बारे में। मौर्योत्तर काल में कला के विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद यानी मौर्य काल के बाद कला के विकास में बहुत प्रगति हुआ। आर्थिक समृद्धि ने भी इस विकास को प्रभावित किया। इस समय के स्थापत्य कला के अवशेष के रूप में स्तूप, गुहा मंदिर, चैत्य एवं बौद्ध विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। पहाड़ों में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं बौद्ध मंदिरों एवं भिक्षुओं के रहने के लिए प्रयोग की जाती थी। इनमें चैत्य या पूजा स्थल भी शामिल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्तूप है और यहाँ पे ये चैत्य है। पश्चिमी भारत में कार्ले की गुफाएं तथा अजंता एवं एलोरा की गुफा मंदिरों के निर्माण के साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। भड़हुत तथा सांची के स्तूप भी शिल्प कला का अच्छा उदाहरण है। इनमें तोरण और रेलिंग को सजाने के लिए लकड़ी और हाथी दांत का सुंदर उपयोग हुआ है। यह कला धर्म से प्रभावित थी, चाहे वह स्थापत्य कला हो अथवा मूर्ति कला। इस समय की कुछ विशिष्ट शैलियाँ विकसित हुई। शुंग शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली तथा अमरावती में सुंदर मूर्तियों एवं स्तूपों तथा तोरण द्वारों का निर्माण हुआ है। शुंग कला में स्तूप के चारों ओर एक ऊंची चार दीवारी बनाई जाती थी तथा 4 तोरण द्वार लगाए जाते थे, जिसको जातक कथाओं, बौद्ध चिन्हों, नाग एवं अप्सरा की मूर्तियों से सजाया जाता था। भड़हुत और सांची का स्तूप इस कला का उदाहरण है। गांधार शैली यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में गांधार शैली का विकास हुआ। इस शैली की अधिकांश मूर्तियां बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है। गांधार कला की अनेक मूर्तियां लाहौर तथा पेशावर के संग्रहालयों में सुरक्षित है। भारत के बाहर इस कला का व्यापक प्रभाव रहा। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। गांधार शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है और इस शैली में यानी गांधार शैली में अधिकांश मूर्तियां बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है। जैसा कि यहाँ पर आप गांधार शैली का एक उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे बुद्ध है, भगवान बुद्ध जो कि तपस्या में लीन है। मथुरा शैली कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनाने में स्पष्टतः सोच भारतीय है। तो ये है भगवान बुद्ध की मूर्ति जो कि एक मथुरा शैली का उदाहरण है। इनमें यूनानी या ईरानी कला का लक्षण नहीं दिखता है। मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियां के अलावे हिंदू एवं जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था। मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली है। यह मूर्ति कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। इस शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मथुरा शैली की एक मूर्ति है, भगवान बुद्ध की मूर्ति जो पूरी की पूरी लाल दिख रही है। तो ये लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। अब यहाँ पे हम अमरावती शैली के बारे में पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के अमरावती यानी गुंटूर जिला से बुद्ध की कई मूर्तियाँ मिली है। यहाँ प्राप्त स्तूप
की मुख्य विशेषता इसकी संगमरमर की पट्टिकाएं हैं, जिन पर बुद्ध की जीवन से संबंध दृश्यों का चित्रण किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमरावती स्तूप है, जहाँ पर बुद्ध से संबंधित दृश्यों को चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। इनमें पशुओं और पुष्पों का भी चित्र है। यह कला विदेशी प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त है। ये कला जो है बिल्कुल भारतीय है, मतलब इस कला पर विदेशियों का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। इस तरह भारतीय सभ्यता का प्रसार प्राचीन काल में एशिया के विभिन्न देशों में हुआ। मतलब प्राचीन काल में एशिया के अलग अलग देशों में भारतीय सभ्यता का प्रसार हुआ। इनमें मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। इन संबंधों का विस्तार धार्मिक और व्यापारिक माध्यमों से हुआ, यानी कि धर्म और व्यापार के माध्यम से ही भारतीय सभ्यता का प्रसार अलग अलग देशों में हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के क्रम में भारत का संबंध श्रीलंका, बर्मा, चीन और मध्य एशिया के साथ बना, जबकि व्यापार के माध्यम से कंबोडिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड आदि देशों के साथ भारत का संबंध स्थापित हुआ। श्रीलंका में अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और आज उस देश में इस धर्म के अनुयायी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। इसी तरह बर्मा या आधुनिक म्यांमार में बौद्ध धर्म के थेरवाद रूप का विकास हुआ। इन दोनों देशों में अनेक मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ, जो भारतीय कला के प्रसार का उदाहरण है। कुषाण शासकों के समय अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भी बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के वामयान में ही पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। तो यहाँ पर दिया गया है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का मानचित्र। दोस्तों, हम लोगों ने देखा इस चैप्टर में कि भारतीय सभ्यता का प्रसार किस तरह से व्यापारिक मार्गों द्वारा भी हुआ, यानी व्यापार के माध्यम से हुआ, और धर्म के माध्यम से भी भारतीय सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ। दोस्तों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? ऑप्शन है कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर या चंद्रगुप्त। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? मिनांडर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है काबुल, पेशावर, अमृतसर या फिर यारकंद। तो इसका आंसर हो जाएगा पेशावर। तीसरा क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वृद्धत्र या यशोवर्मन। तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धत्र का सेनापति था। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, खाली जगहों को भरें। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद डैश मगध पर शासन किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शुंग वंश। शुंग वंश ने मौर्य वंश के बाद मगध पर शासन किया था। इंडो ग्रीक राजा भारत में डैश से आए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैक्टीरिया। सुदर्शन झील की मरम्मत डैश ने कराई। सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रमन ने करवाई थी। उसके बाद जब फिर से सुदर्शन झील का तटबंध टूट गया था, तो फिर से उसकी मरम्मत स्कंदगुप्त ने करवाई थी। डैश के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। कनिष्क ने डैश धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। अब यहाँ पे मिलान करने के लिए है, एक तरफ है महायान, मिनांडर, रुद्रमन, स्तूप और मिलिंदपना। दूसरी तरफ है शक, बौद्ध ग्रंथ, सांची, इंडो ग्रीक और बौद्ध धर्म। तो महायान का संबंध है बौद्ध धर्म से, तो इसको हम बौद्ध धर्म से मिला देंगे। मिनांडर था एक इंडो ग्रीक शासक। रुद्रमन एक शक शासक था। स्तूप, तो स्तूप का होगा सांची। मिलिंदपना क्या था? बौद्ध ग्रंथ था। इसके बाद यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो चलिए हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मथुरा शैली एवं गांधार शैली के मूर्ति कला से समानता एवं असमानता क्या है? तो इसका आंसर होगा मथुरा शैली एवं गांधार शैली दोनों की मूर्तियां पत्थर की थी। मथुरा शैली में बुद्ध और महावीर की मूर्तियों को दिखाने का प्रयास किया गया है।
जबकि गांधार शैली में बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध का मुख यूनानी देवता अपोलो और वेशभूषा रोमन देवता टोगा से मिलता जुलता है। दूसरा क्वेश्चन है, विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार में किन लोगों का योगदान था? विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार में हिंदू, यूनानी यानी कि यवन शासकों तथा धनी व्यापारियों का योगदान था। तीसरा क्वेश्चन है, भारत पर यूनानी संपर्क का क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर होगा भारत पर यूनानी संपर्क का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। भारत में चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिष विद्या एवं सिक्के बनाने की कला में बदलाव आए और धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में इन नए शासकों का प्रभाव पड़ा। यहाँ पे का नहीं होगा, यहाँ पे होगा पर, मतलब धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में यूनानी शासकों पर प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों की सूची बनाएं। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पुस्तकों के नाम लिखा है। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, महापरिनिब्बाण सूत्र, दीघनिकाय, धम्मपद, अभिधम्म साहित्य, खंडक, सुत्त निपात, अगुंतर निकाय, सुद्दक निकाय, बुद्ध चरित्र। और जो हमने पढ़ा था मिलिंदपन्हा, मिलिंदपन्हा भी एक बौद्ध ग्रंथ है, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्लास 6 हिस्ट्री का लेसन 11 कंप्लीट होता है एंड आई होप आप लोगों को अब इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।